अभी तक हम यूनियन के बारे में पढ़ रहे थे और द यूनियन, और अब इसके आगे द स्टेट पढ़ें। इसके पहले हम थोड़ा सा संवैधानिक, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, संवैधानिक निकाय हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, उनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लें, थोड़ी जानकारी कर लें। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ये भी एग्जाम में आता है, कौन कौन से संवैधानिक निकाय हैं, छांटिए, ध्यान रखिएगा, ये आप जानते हैं। संवैधानिक निकाय जैसे आपके नेशनल कमीशन हैं, वीमेन, एससीज, एसटीज, बीसीज, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, फिनेंस कमीशन, वित्त आयोग, जीएसटी काउंसिल, और इसके अलावा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, और लास्ट बट नॉट लीस्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। आज थोड़ी चर्चा हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कर लें। भारत का महान्यायवादी, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। ये क्या है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। इट मस्ट बी क्लियर, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। कहीं बात आती है तो ये हमारा एजी है। एजीआई लिख दिया, नहीं तो बार बार थोड़ा सा दिमाग भटक जाता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफिस ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को गवर्न करता है। ठीक, क्लियर? आर्टिकल 76 ये एग्जाम में आता है। आर्टिकल 76 को ध्यान रखिएगा, कई बार देखे आया हुआ है कि महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद है 75, 76, 74। तो ध्यान रखिएगा, रख सकते हैं। अगर आप AK 47 याद रख सकते हैं, AK 56 याद रख सकते हैं, तो मुझे लगता है कि AG 76 भी याद रख सकते हैं। AG 76, अटॉर्नी जनरल 76, आर्टिकल 776, ये कई बार आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। बहुत आसान है, लेकिन अगर आसान आ जाएगा और गलत कर देंगे तब क्या होगा। तो ये जानिए कि AG महान्यायवादी अनुच्छेद 76 देखता है और हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है, ऑफ द कंट्री है। ये इकलौता आर्टिकल है, जानिएगा कि संविधान में सिर्फ एक आर्टिकल है जो महान्यायवादी को देखता है। सिर्फ 76 साहब हैं, ये देखते हैं, सिर्फ 76। there is only one article 76 which deals अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। प्रश्न उठता है कि ये पॉइंट कैसे होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसको राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। और किसको अपॉइंट करेगा ये ध्यान रखिएगा। 76 जब आप पढ़ेंगे तो शुरुआत यही होती है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और ऐसे व्यक्ति को बनाएगा जो उच्चतम न्यायालय का, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। उसकी योग्यता के बारे में 76 में अलग से इन चीजों को लिखा नहीं है। 76 एलिजिबिलिटी के लिए रिफर कर देता है मैटर, कि बस वही होगा जिसको कि राष्ट्रपति साहब जज अपॉइंट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, उसी को एजी में अपॉइंट कर सकते हैं। तो किसको जज अपॉइंट कर सकते हैं? आप जानते हैं कि मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो जज की क्वालिफिकेशन है, आप लोग जानते हैं इसको कि मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। या उसको क्या होना चाहिए, किसी उच्च न्यायालय में या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, जज रहा हो, या अथवा दूसरी क्वालिफिकेशन किसी हाई कोर्ट में या दो से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, प्लीडर रहा हो। तीसरी बात भी लिखी हुई है जो अमल में अभी तक नहीं आई, कि वो राष्ट्रपति की राय में इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट, इमिनेंट जूरिस्ट, यानी प्रसिद्ध न्यायवेत्ता हो या पारंगत विधिवेत्ता हो। विधिवेत्ता कहिए, न्यायवेत्ता नहीं, पारंगत विधिवेत्ता हो, इमिनेंट जूरिस्ट हो, उसको भी अपॉइंट कर। तीनों में से अगर कोई एक भी क्वालिफिकेशन उसके पास है तो उसको
जज बना सकता है तो उसको अटॉर्नी जनरल भी बना सकता है। ये अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन हो गई। अब एजीआई का पद कितना होगा, टर्म के बारे में संविधान कुछ नहीं कहता। ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होगा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होगा। और ये हटेंगे कैसे? ही मे बी रिमूव्ड एट एनी टाइम, इनको किसी भी समय हटाया जा सकता है। वो प्रसाद पर्यंत में जब प्रसाद होता है तो ऐसे ही होता है, मिला मिला नहीं मिला, तो वो करेगा। तो बता दिया कि उसका टर्म फिक्स नहीं है, ही मे बी रिमूव्ड एनी टाइम। और इसके हटाने का, इसके रिमूवल का न तो कोई ग्राउंड है, न तो कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है। यहां इसलिए बताना जरूरी है कि जब जजेस की बात हो रही थी सुप्रीम कोर्ट की, उनको हटाने के लिए ग्राउंड है। क्या ग्राउंड है? प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी है। प्रोसीजर बताया, रिमूवल 1968 में एक्ट बना था, उसके तहत उनको रिमूव किया जाएगा। बट यहां ऐसा नहीं। याद रखिएगा कि अपॉइंटमेंट जो एलिजिबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन है अपॉइंटमेंट की, वो बिल्कुल इक्वल है सुप्रीम कोर्ट के जज के। बट इनको हटाने के लिए न तो किसी इंपीचमेंट की जरूरत है, न तो इनके ऊपर मिसबिहेवियर इनकैपेसिटी लगाना है, न तो इनका टर्म फिक्स है। ये ही मे बी रिमूव्ड एट एनी टाइम और ही मे क्विट हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस छोड़ भी सकते हैं। आप किसी से जबरदस्ती काम थोड़ी लेंगे। अगर आप काम नहीं करना चाहते तो राष्ट्रपति साहब को इस्तीफा लिखेंगे, वो देके नहीं निकल लेंगे। बाय सबमिटिंग हिज रेसिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को लिखेंगे, इस्तीफा चल देंगे। बट इनको हटाने के लिए संविधान में सुप्रीम कोर्ट के जज जैसे कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है, कोई रिमूवल की प्रोसीजर नहीं है। ये ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट रहेंगे प्रसाद पर्यंत। और परंपरा है कि जब सरकार हट जाती है, कन्वेंशनली जब सरकार हट जाती है तो ये इस्तीफा दे देते हैं, देना भी चाहिए। क्योंकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, राष्ट्रपति साहब भले इनको अपॉइंट करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत हैं तो प्रसाद देंगे राष्ट्रपति जी। लेकिन प्रसाद की जो पंजीरी है भुनी गई है, जो प्रसाद का चढ़ामृत है, वो बनता है मंत्रिपरिषद में। तो जब मंत्रिपरिषद से प्रसाद तैयार हो जाएगी और राष्ट्रपति साहब के पास आ जाएगी तो वही प्रसाद राष्ट्रपति साहब देंगे, वही प्रसाद पर्यंत है। और परंपरा है कि चूंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद ही अपॉइंट कराती है तो वो जब हटती है तो ये परंपरा इस्तीफा देते हैं। बीच में भी अगर सरकार के मुकदमे की देखभाल कर रहे हैं, अगर सरकार को ये लगता है कि ठीक से पैरवी नहीं कर पा रहे हैं तो हटाया, इस्तीफा लिया जा सकता है, इस्तीफा नहीं देंगे हटाया जा सकता है। तो ये बात हो गई इनके। अब आप कहेंगे रिन्यूमरेशन, इनकी पारिश्रमिक क्या है? पारिश्रमिक के लिए इनके में इसे नहीं लिखा हुआ। जैसे जजेस की बात हो, इसलिए बार बार कह रहा हूं कि अपॉइंटमेंट के लिए जितो आप कहते हैं नहीं, जो क्वालिफिकेशन है तो उसी क्वालिफिकेशन के बराबर भाई इनको भी भत्ता, ऐसा नहीं। क्वालिफिकेशन भले सुप्रीम कोर्ट के जज की है, बट ये कहिए कि उनके अंदर तो उनका रिमूवल का प्रोसेस, जैसे उनको 65 साल में रिटायर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके ये प्रसाद पर्यंत है। जहां तक रिम्यूनरेशन की बात है, ये भी फिक्स नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं करता। देश सुप्रीम कोर्ट वाले पढ़ रहे थे ना अभी की चीफ जस्टिस साहब को 2,80,000 मिलेगा, बाकी जजेस को 2.5 लाख मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 280 250 का चक्कर नहीं है। ये बिल्कुल ये राष्ट्रपति के ऊपर है, तय करें। इनका काम क्या होगा? एज ए चीफ लॉ ऑफिसर इनकी क्या जिम्मेदारी होगी? टू गिव एडवाइस अपॉन सच लीगल मैटर विच आर रिफर टू हिम। रिफर कौन करेगा? बाय द प्रेसिडेंट, है प्रेसिडेंट ही करेगा। और टू परफॉर्म सच लीगल ड्यूटीज असाइन टू हिम, ऐसा कोई विधिक कार्य, ऐसा कोई विधिक दायित्व जो कि उनको असाइन किया जाए, जो उनको असाइनमेंट मिले उसको करेंगे। या कोई एडवाइस देंगे किसी लीगल मैटर पे विच आर रिफर्ड टू हिम, जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। या संविधान द्वारा, संविधान में विधि प्रदत्त, ये कहिए कि संविधान द्वारा या संविधान और विधि द्वारा जो प्रदत्त कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करेंगे। संविधान और विधि द्वारा प्रदत्त कृत्यों का निर्वहन करेंगे, हिंदी में कहिए। और क्या काम करेंगे? और क्या करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार की ओर से अपीयर होंगे, पैरवी करेंगे, उसका पक्ष रखेंगे, उसकी वकालत करेंगे। 143 के अंतर्गत जहां
राष्ट्रपति साहब सुप्रीम कोर्ट को रिफरल करते हैं, वहां आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट उसको सुनवाई देता है। तो अगर वहां जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर कोई ऐसा मामला है, किसी केस में किसी हाई कोर्ट में चल रहा है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, कोई पार्टी है, तो वो वहां उस हाई कोर्ट में, किसी भी हाई कोर्ट में जहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, वो भारत सरकार के वकील की ओर से, प्लीडर की तौर से उस हाई कोर्ट में भी जाकर के सरकार को देखेंगे, अपीयर होंगे। ये उनका दायित्व के अंदर ये काम है। तो ये सारे कार्य जो है हमारे अटॉर्नी जनरल साहब करते हैं। वर्तमान में आपको मालूम होगा कि आर वेंकट रमनी जी हमारे अभी ये अक्टूबर 2022 में आए हैं, आर वेंकट रमनी जी। इनके पहले आपको मालूम के वेणुगोपाल साहब थे, वो 5 साल रहे। और हाँ, तो अभी आगे हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसको खत्म कर लेते। ये हो गया, ये इनकी ड्यूटीज हो गई, आप देख लिया आपने, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी है। और एक बात और जाने कि ये भारत सरकार के लॉ ऑफिसर की कैपेसिटी से इन ऑल कोर्ट्स, इनके पास जो है राइट ऑफ ऑडियंस है, सुनवाई का अधिकार है इन ऑल कोर्ट्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर कहीं भी सारे अदालतों में इनको राइट ऑफ ऑडियंस है एज ए लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। ठीक, ये बात हो गई। अब इनके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शन क्या? नंबर 1 है कि ही शुड नॉट एडवाइज और होल्ड ए ब्रीफ, he should not advise or hold a brief against the government of India। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ न तो कोई एडवाइस करेंगे, न तो कोई ब्रीफ होल्ड करेंगे। दूसरा है कि ये भी इनके ऊपर he should not डिफेंड, कोई ऐसा बचाव नहीं करेंगे किसी ऐसे एक्यूज्ड का जिसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है, ऐसे एक्यूज का बचाव नहीं करेंगे विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक, यानी बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, भारत सरकार की अनुमति के, वो किसी ऐसे आदमी, किसी ऐसे एक्यूज्ड का जिसकी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही है, उसका बचाव नहीं करेंगे। यहां कैटेगराइज किया गया है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को, ध्यान देने की बात है। थर्ड वन, तीसरा हम पढ़ते हैं कि अटॉर्नी जनरल कोई अपॉइंटमेंट किसी कॉर्पोरेशन में या किसी कंपनी में डायरेक्टर का कोई अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे विदाउट परमिशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिना भारत सरकार की सहमति के अगर कोई कंपनी या कोई कॉर्पोरेशन कहता है आइए आपको अपने यहां डायरेक्टर बनाते हैं, नहीं, पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन ले लेते हैं, फिर डायरेक्टर देखा जाएगा। तो ये इनके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन ये है। चौथी बात जो है कि ये किसी ऐसे मामले में एडवाइस नहीं करेंगे, किसको? किसी मिनिस्ट्री को, किसी डिपार्टमेंट को, या किसी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पीएसयूज को, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को वो एडवाइस नहीं करेंगे। कब तक? तब तक जब तक कि मामला, इनको क्या कहते हैं, उसको प्रपोज्ड या रिफर्ड, प्रपोज्ड और रिफर्ड, यानी प्रस्तावित या संदर्भित कहें, प्रस्तावित या संदर्भित। और कौन करेगा प्रस्तावित या संबंधित? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस या डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स। अगर डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स, यानी क्या कहेंगे कि विधिक मामलों का विभाग जो है, जो विधिक मामलों से संबंधित विभाग हिंदी में, या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस यानी कानून और न्याय मंत्रालय, जब तक इनको ऐसा प्रपोज या रिफर नहीं करेगा कि कोई जाइए भैया किसी एडवाइस करिए किसी पीएसयूज को, किसी स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी डिपार्टमेंट को, तब तक ये एडवाइस नहीं करेंगे। ये रिस्ट्रिक्शन है इनके ऊपर, ये 4 रिस्ट्रिक्शन है। ये रही एजी की बात छोटे में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात, एजीआई की बात। और इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि ये जो है
गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। एजी इज नॉट ए फुल टाइम काउंसिल फॉर द गवर्नमेंट। ये ध्यान रखिएगा, अटॉर्नी जनरल ये सवाल आ सकता है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, ध्यान रखिए गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, ये कैबिनेट के मेंबर होते हैं, कैबिनेट के मेंबर में एग्जाम, ये सवाल आते हैं इस तरह के। तो यहां आपको जो चीजें ध्यान रखने की वो ये है कि ये 76 आर्टिकल है, याद रखिए एजी 76 AK 47 के तर्ज पे। और कभी आता है कि हाईएस्ट लॉ ऑफ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, तो कभी चक्कर में मत पड़िएगा अगर ऊपर दे दे ऑप्शनल में कि ये है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का प्रमुख सचिव अधिकारी मैच करा दीजिए, ऐसा मत करिएगा। एक बात ध्यान रखिए कि इसके बारे में, एजी के बारे में सिर्फ एक आर्टिकल 76 है, गवर्न करता है। और योग्यता की बात जहां तक है, ये ध्यान रखिएगा, एक बात देख रहे थे दिया हुआ था एग्जाम में कि निम्न में से किन पदों के लिए भारत का नागरिक होने की आवश्यकता नहीं है, या संविधान भारत का नागरिक होने की अर्हता निर्धारित नहीं करता। तो कई दफा ये होता है कि हम महान्यायवादी को झटके में निकल जाते हैं, क्योंकि 4 लाइन में कहीं दिया रहता है, और ये रहता है कि सुप्रीम कोर्ट को, जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ते हैं तो उसमें दिमाग में रहता है, और खास करके कि जब फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल साइंस, पोलिटी सब मिल जाता है एक में, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स और साथ में ऑप्शनल, और सब तहरी बन जाता है, तो कभी कभी भ्रम होने लगता है। तो ये भ्रम हमें अपना डाउट बिल्कुल क्लियर कर लेना होगा कि हम याद रखें कि ये इसके लिए भी मस्ट भी है सिटीजन ऑफ इंडिया। एजी की भी बात है, तो जहां दिया होगा वहां इसको हम ध्यान रखेंगे। और 2-3 चीजें और छोटी छोटी हैं लेकिन बहुत जरूरी हैं। एक ये कि कई दफा कंफ्यूजन हो जाता है कि कई जगह ऐसा होता है ना कि ये कैबिनेट के मेंबर होते हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं, कैबिनेट के मेंबर नहीं होते। दूसरी चीज ये है कि आप सोचेंगे कितना ताम झाम ये है तो गवर्नमेंट सर्वेंट होते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है। ये भी है कि एज इज नॉट ए फुल टाइम काउंसिल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहीं दे दिया पूर्णकालिक, तो याद रखिएगा नॉट फुल टाइम काउंसिल नहीं है। इसीलिए ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं, इसीलिए आप इनके प्राइवेट प्रैक्टिस को डिबार नहीं कर सकते कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस मत करिए, ये प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। यही वजह है कि रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि पता नहीं कि पता ही शुड नॉट एडवाइस और होल्ड ए ब्रीफ अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पता चला कि आप साहब अटॉर्नी जनरल हो, वहां पे जाकर सरकार के खिलाफ एडवाइस कर रहे हो, तो ये सारे रिस्ट्रिक्शन फिर लगाए गए हैं। तो ये बातें हैं, आप ध्यान रखेंगे। 2-3 चीजें और ध्यान रखिए कि हाँ, ये भारत सरकार की ओर से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से दोनों हाउसेस में, लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों हाउसेस में, या किसी कोई ज्वाइंट सिटिंग हो रही, ज्वाइंट सिटिंग में, या कोई कमेटी है उसमें, पार्लियामेंट्री कमेटी है उसमें सरकार का पक्ष रखने के लिए बहैसियते लॉ ऑफिसर वहां जाके पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रोसीडिंग्स में अपनी बात कह सकते हैं, स्पीच करना, बोल सकते हैं, बट वोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज इज नॉट ए मेंबर ऑफ द हाउस, क्योंकि वो हाउस के सदस्य नहीं है, वोट नहीं करेंगे। बट ऐसा काम करते समय उनके पास वो सारे प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज होंगी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को मिलती हैं। ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। और एक बात और ध्यान देखने की है कि एजीआई को असिस्ट करने के लिए इनके साथ सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल सॉलिसिटर ऑफ इंडिया भी होते हैं। 2 आदमी और होते हैं, आपने बहुत सुना होगा। क्या सुना? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। इनका भी काम वही है जो अटॉर्नी जनरल का है, उनके काम में असिस्ट करते हैं। तो संक्षेप में ये बातें हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और ये भी ध्यान में रखेंगे कि जब कभी एग्जाम में अगर कोई इस तरह का बहुत सारा स्टेटमेंट दे कि ये जो है इनकी योग्यता ज्यादा हो, इसी से भ्रम होता है। हम इसमें अगर हम लॉजिक की जगह फैक्ट से काम लेंगे तो हमारी गलती कम से कम होगी। जैसे कि हम सोचें कि सुप्रीम कोर्ट का जज होने के नाते जो है तो वही रिमूवल की प्रोसेस होगा, या उनका वेतन भत्ता होगा, या संविधान में, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये इसको अलग कर दीजिएगा उससे। तो ये है। और कहीं ये लगे कि इनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं, इम्यूनिटीज हैं, तो ये जो है फुल टाइम काउंसिल होंगे, या ये भी कैबिनेट के मेंबर होंगे, या ये गवर्नमेंट सर्वेंट, ऐसा कुछ नहीं है। फैक्ट्स हम दिमाग में रखेंगे, बातें आसान है। और अब हम देखते हैं, थोड़ा सा देख लें महान्यायवादी के बारे में। हमारे पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? फर्स्ट एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है
मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ साहब थे। मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ साहब, मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ साहब थे। एमसी सीतलवाड़ किताब में लिखा होगा 60 में। नाम से लग रहा है कोई गुजराती भाई रहे होंगे, जहां तक मेरी समझ है, नाम से लग रहा है। मोतीलाल चिमनलाल सीतलवाड़ साहब ये 1950 से लेकर 1963 तक रहे थे। यही जो बात हो रही थी अभी फिक्स टर्म की, आप ये लिस्ट उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप जो है सीतलवाड़ साहब 1950 से लेकर 1963 तक 13 साल रहे थे ये एजीआई, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 76 वी आर स्टडिंग 76 सीतलवाड़ साहब थे। इसके बाद दूसरे नंबर पे दफ्तरी साहब थे, सीके दफ्तरी। आप लिस्ट देख लीजिएगा, सीके दफ्तरी। और फिर नीरेन डे साहब थे तीसरे, अब इतना मुझे याद नहीं है, 3 मैंने बता दिए। पहला याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, फर्स्ट एजीआई ऑफ इंडिया, 13 साल रहे थे ये। और नीचे से आप देखें, अभी तो बताया आर वेंकट रमणी साहब आए हैं, अक्टूबर 22 में आए हैं। और इनके पहले ये 16वें थे, सॉरी हैं 16वें अटॉर्नी जनरल हमारे वेंकट रमणी साहब है। 15वें इसके पहले के वेणुगोपाल साहब को आप जानते हो, करीब 5 साल रहे। और मुकुल रोहतगी साहब थे के वेणुगोपाल साहब के पहले, मुझे लगता है 2 साल 3 साल के बीच में रहे वो। तो देखिए उनका 2 साल 3 साल, के सर का 5 साल, आप फर्स्ट 13 साल। तो ये फिक्स नहीं है, ये सरकार के ऊपर है, ड्यूरिंग प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट है, सरकार अपने हिसाब से अपना वकील लगती है, मोटी सी बात यही है। और जहां तक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की बात हो रही है, तो इस समय आपको मालूम है तुषार मेहता साहब हैं, देखिए भाग दौड़ कर रहे हैं सरकार के केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट, तुषार मेहता। और एएसजीआई आप देख लीजिएगा कौन है, शायद डॉक्टर कृष्णकांत सिंह है। तो ये आते जाते रहेंगे ये लोग, ये आप इनको करंट अफेयर से पकड़ेंगे, बट संवैधानिक प्रावधान यहीं तक है। और अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में। एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट यानी महाधिवक्ता। एक चीज यहां फिर से बता दूं कि 76 पार्ट 5 में ये भाग बार बार इसलिए बताता हूं कि एग्जाम में ये आता है, इस तरीके से भाग मैच करने को आता है, शायद कहीं काम आ जाए। तो ये 76 आपका पार्ट 5 में चैप्टर नंबर 1 था, चैप्टर नंबर 1 द एग्जीक्यूटिव वाला भाग। अब हम आते हैं इस पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में। जिस तरीके से केंद्र में महान्यायवादी होता है, केंद्र सरकार का लॉ ऑफिसर भी कहिए, लीगल एडवाइजर कहिए, उसी तरीके से हमारे सारे राज्यों में अपने महाधिवक्ता होते हैं। और ये भी जो है स्टेट के जो है राज्य का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। बिल्कुल सारी बातें करीब वैसी ही हैं, बस राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो जाएगा, थोड़ा और हेरफेर होगा। ये संविधान का अनुच्छेद 165 देखता है, यानी यहां 76, 76 यहां 165, केंद्र में 76, राज्य में 165, याद रखिएगा। यहां हमारा एजी 76, एजी खैर ये भी हो जाएगा, ये आपको इसको याद रखिए, ये महाधिवक्ता 165 है, याद रखिए, कहीं आ जाए तो काम चला लीजिएगा। इनके साथ भी वही है, गवर्नर इनकी नियुक्ति करेगा। किनकी योग्यता क्या होगी, नियुक्ति करेगा, तो योग्यता इनकी यहां ये, वहां सुप्रीम कोर्ट का जज था, यहां ये हाई कोर्ट के जज बनने की अर्हता, क्वालिफिकेशन रखते हो। हाई कोर्ट जज बनने की अर्हता क्या है आपको पता है, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए, या 10 साल तक भारत के राज्य क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, कोई जुडिशियल ऑफिस होल्ड किया हो, फर्स्ट। सेकंड क्या है, सेकंड ये कि किसी उच्च न्यायालय में, वही वर्डिंग यहां पे, किसी उच्च न्यायालय में या 2 से अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो। तीसरी कंडीशन हाई कोर्ट वाले में ये जो है ये नहीं है, याद रखिएगा इसको, अभी जब हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट तो फिर देखेंगे। तो ये 2 ही है, ये
किसी हाई कोर्ट में या दो से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो, या वो जो है कोई जुडिशियल ऑफिस, कोई न्यायिक पद भारत के राज्य क्षेत्र में 10 साल धारण किया हो, तो वो हाई कोर्ट का जज बनने के एलिजिबल है, भारत का नागरिक मस्ट है। तो वो आदमी महाधिवक्ता भी की अर्हता रखता है। अगर उसे चाहे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहे, गवर्नर चाहे, तो उसको महाधिवक्ता अपॉइंट कर सकता है। टर्म की बात जैसे वहां थी, यहां भी नहीं हटाने के लिए कोई ग्राउंड, जैसे ग्राउंड का मतलब वही जैसे जजेस के लिए, या कोई और ग्राउंड जैसे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राष्ट्रपति साहब के लिए है, और प्रूव मिसबिहेवियर एंड और इनकैपेसिटी जजेस के रिमूवल के लिए। लेकिन यहाँ इनके रिमूवल के लिए कोई ग्राउंड संविधान नहीं बताता, न तो कोई इस तरह का प्रोसीजर है, लेट डाउन है। बस जब गवर्नर साहब चाह लेंगे चले जाएंगे किसी भी समय। इनको जो है अगर रिसिग्नेशन देके जाना चाहें तो गवर्नर साहब को दे जाएं, कौन उनको रोक सकता है? किसी भी जबरदस्ती काम थोड़ी लेंगे आप। तो ये तरीका है कि अगर रेसिग्नेशन दे करके गवर्नर को जा सकते हैं, या राज्यपाल जब चाहे तब इनको डिसमिस कर सकते हैं। एक परंपरा है कि जब सरकार नहीं रहती, राज्य सरकार हट जाती, रिप्लेस हो जाती है, तो राज्य के महाधिवक्ता भी अपना इस्तीफा दे देते हैं। रिम्यूनरेशन की बात वैसी है जैसा गवर्नर डिसाइड करे। काम इनका क्या है? राज्य को लीगल मैटर्स कहिए, विधिक मामलों में राज्य को सलाह देना, या कोई ऐसा लीगल मैटर है जो स्टेट गवर्नमेंट इनको रिफर करती है करने के लिए, या कोई ऐसा मामला है जिसमें एडवाइस की जरूरत है, या कोई ऐसा लीगल मैटर है जो उस काम करने के लिए उसको रिफर कर सकती है, या और कहें कि संविधान और विधि के द्वारा जो इनको कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उसका ये पालन करेंगे। तो यही बातें हैं 165 से रिलेटेड। तो दोनों में काफी हद तक समानता है, और ये एडवोकेट जनरल के बारे में बात थी, और मुझे उम्मीद है कि कुछ बातें हम लोगों के समझ में आई होंगी। और आज इतना ही, फिर कल हम देखते हैं किसी दूसरे संवैधानिक निकाय के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में। ओके, जय हिंद।